बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका होस्ट ताहिर शेख एक बार फिर हालात हाज़रा की एक और एपिसोड के साथ हाज़िर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में कोविड की सेकंड वेव आ चुकी है और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा तस्करा है वो है यूएसए के इलेक्शन। यूएसए के इलेक्शन होने में एक माह से भी कम का वक्त रह गया है और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के, इनके दरमियान जो तीन मुबाहिसे होने थे यानी कि जो डिबेट्स होनी थी उनमें से एक डिबेट 29 सितंबर को हो चुकी है। ये डिबेट बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न चैनल्स पर देखी और इसके बाद ऑनलाइन पर भी इनको देखा और इनके ऊपर काफ़ी तबसरे किए गए। इसी डिबेट के ऊपर तबसरा करने के लिए और एक जो मजमूई सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से बनी हुई है उन पर बात करने के लिए हमने अपने रेगुलर न्यूज़ एनालिस्ट सैयद सलमान शाह को दावत दी है। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि वो कैसे इस डिबेट को देखते हैं और इसका जो असर है या कहना चाहिए कि जो एक इम्पैक्ट है वो आने वाले इलेक्शन के ऊपर किस तरह से पड़ेगा और दोनों कैंडिडेट के इस एक डिबेट होने के बाद क्या चांसेस हैं। तो हम वेलकम करते हैं शो में अपने न्यूज़ एनालिस्ट सलमान शाह को। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर। सलमान, आपने डिबेट यकीनन देखी होगी और जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की, और आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें भी उस डिबेट में हुई और कुछ जो है उन्होंने जो टॉपिक्स थे, जो मुल्क के जो सिचुएशन थी मजमूई और कुछ जो चीज़ें और चीज़ें थी उनके ऊपर भी बात की। तो आप किस नज़र से इसको देखते हैं और आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले ताहिर ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है बहुत ही अनप्रेसिडेंशियल थी। जैसे जो बाइडेन ने भी जिस तरह से मेंशन किया कि इसमें हम देखते आए हैं पिछले अदवार में भी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती थी उसमें वो इशू बेस्ड होती थी। इस प्रेसिडेंशियल डिबेट की जो एक ख़ास बात थी उसमें पर्सनल अटैक्स ज़्यादा थे और अब एक दूसरे को जो है नेम कॉलिंग हो रही थी और इस तरह की चीज़ें थी। बहरहाल उसमें से भी फिर जो इश्यूज़ पे बात हुई हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ताहिर जो चीज़ इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में बहुत ही अहम थी वो ये थी कि क्योंकि हम इन द मिड हैं कोविड-19 के, तो सबसे मेन पॉइंट तो वो था। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो इकोनॉमी का था जो कि कोविड-19 से समहाउ जुड़ चुका है। तीसरी बात फॉरेन पॉलिसी की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनेशन थी और उसके अलावा फिर मजीद चीज़ें थी जिस पे बात हुई और उसमें आखिर में फिर क्लाइमेट चेंज पे भी बात हुई। तो हम एक एक करके सब पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालते हैं क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट बातें हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डेट के उसमें डिबेट के दौरान जो बदतमीजी हुई और वो हुई उसको हम ज़रा इग्नोर करेंगे और हम जो है वो जो इशू बेस्ड चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कोविड-19 और इकोनॉमी की जो बात हुई है उस डिबेट के दौरान हम उस पर बात करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात अमेरिका की जो सियासत में की वो ये की है कि वो बिल्कुल जो है वो अनकन्वेंशनल अप्रोच के साथ आया था। इससे पहले जो लोग भी आते थे वो सेनेटर बने हुए होते थे या तो वो कांग्रेस में होते थे, सियासी करियर तो था, उनकी एक जिद्दोजहद होती थी। बिल्कुल एक जद्दोजहद होता था, या तो वो गवर्नर होते थे, कुछ ना कुछ होता था और उनको पता होता था कि व्हाइट हाउस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, वहाँ की डायनेमिक्स क्या है, किस तरीके से जाना है क्या। ये पहले पॉलिटिशियन थे जो कि बिजनेसमैन थे, सबको मालूम है ये, और उसकी तरीके से फिर वो आए और उन्होंने बिल्कुल एक जो अप्रोच ली है प्रेसिडेंशियल शिप की वो बिल्कुल डिफरेंट थी उससे कि जो कि बाकी लोगों की थी। तो वही आपको रिफ्लेक्ट हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी। वो इश्यूज को जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट एड्रेस कर रहे थे और जो बाइडेन का स्टाइल था वो ये था कि आपको नजर आया था कि बहुत ज़्यादा ही वो पॉलिटिकल करेक्टनेस नजर आई है उसमें, जो कि कहना चाहिए इसी तरीके की मामला था। अच्छा, अब सबसे पहले कोविड-19 और इकोनॉमी पे जो बात हुई है प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कोविड-19 की जो फिगर्स हैं वो ये है कि तकरीबन 7 मिलियन के करीब जो है वो केसेस रिकॉर्ड हुए। मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से तकरीबन वो जो बताया जा रहा है कि 2 लाख के करीब जो लोग हैं वो जो है कोविड-19 की वजह से मुतासर होकर इंतकाल कर गए। अब मामला ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की जो इकोनॉमी है बेसिकली, और जो पॉपुलेशन है, इकोनॉमी तो 25% बनती है पूरी दुनिया की और जो पॉपुलेशन है वो 4% बनती है तकरीबन। लेकिन जो केसेस की तादाद है, जो केसेस का शेयर है वो तकरीबन 20% बनता है पूरी दुनिया का। तो ये फिगर्स बहुत ज़्यादा है उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हुआ क्या अब इस कोविड पे जो बहस थी जो बाइडेन की और ट्रंप की वो ये थी कि जो बाइडेन का अभी तक ख्याल ये है कि जो ये लॉकडाउन है ये बहुत अर्ली उठा लिया गया है और ट्रंप का ये था कि ये उठाना ज़रूरी है क्योंकि फिर इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। क्योंकि आप जब लॉकडाउन करते हैं, मैं आपको समझा दूं, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक महदूद नहीं है। जो लॉकडाउन और कोविड का मामला है वो पूरी दुनिया में एक ही तरह का है। देखें, अगर आप
अगर शुरू में जब मार्च में अर्ली मार्च में अगर आप बंद नहीं करते तो पूरी दुनिया आप पर जो है वो मीडिया हाइप हुआ था कि आपको करना ही करना है, अदरवाइज आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं। और अगर आप कर देते हैं तो होता ये है कि जब आप बिजनेसेस बंद करते हैं तो ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया इसने। और जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने देखा पूरी दुनिया में एकदम बढ़ गया। और आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि लोग जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनकी परचेसिंग पावर ख़त्म हो जाती है, यानी जब कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है तो वो खरीदना कम करते हैं, जब खरीदना कम करते हैं तो प्रोडक्शन कम होती है, जब प्रोडक्शन कम होती है तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे फिर फर्क पड़ता है। तो ये विशेष सर्कल चल जाता है, ठीक है। और ये डाउनवर्ड स्पाइरल है जो इकोनॉमी को श्रिंक से श्रिंक करता चला जाता है और आप एक डीप रिसेशन में चले जाते हैं। और यही इकोनॉमिस्ट जितने थे उनका मानना था कि ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये सबसे बड़ा जो वाक़या है, क्योंकि 2008 का जो रिसेशन था उसको तो उसने बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बिलिटिल कर दिया है अपने सामने। ठीक है। तो ये पूरी दुनिया का फिनोमिना था। यूनाइटेड स्टेट्स में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ठीक है। मई में हमने देखा कि तकरीबन 20 मिलियन से ऊपर लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स में मई में, जो कि अब श्रिंक होके जो कि रिकवरी पे है, तो 8.4 के करीब ये फिगर आ चुका अनएम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच थी वो ये थी, जो कि कुछ हद तक आपको पाकिस्तान में भी नजर आई इमरान खान की, जो कि हमने यहाँ टर्म यूज़ करी कि स्मार्ट लॉकडाउन। उन्होंने क्या किया कि जो चीज़ें खोलना शुरू करी, सबसे पहले पाकिस्तान में भी ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पहले खोला गया। अमेरिका में भी क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक एक सेक्टर को खोला और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस आने लगे, ज़िंदगी जो है वो दोबारा से अपनी नॉर्मल रुत की तरफ वापस लौटने लगी। अब उससे हुआ ये कि आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिया आउटलेट्स हैं, खासतौर पे आप जब बात करें CNN की, BBC की और बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं, फॉक्स उनसे जो या पहले फॉक्स फॉक्स की बात कर लें आप। पहले दिन से जो है उनकी जो है वो एक चपकलिश चली आ रही है। तो उन्होंने फिर जो आप देखें जब केसेस रिकॉर्ड किए तो उन्होंने बाकायदा ये बोलना शुरू कर दिया कि चूंकि पॉलिसीज ऐसी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी वजह से भी जो है ये केसेस और ज़्यादा बढ़ गए और मास्क इस्तेमाल करना चाहिए था आपने शुरू में ही, और ये करना चाहिए था और वो करना चाहिए था, डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉक्टर फॉशी जो थे, जो उसके साथ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने जो वो किया वो करते चले गए। लेकिन आखिर में हुआ ये कि देखें ताहिर, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को कहीं कहीं ना कहीं ये ख्याल आ गया कि जो लॉकडाउन है वो जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखने पड़ेंगे US इकोनॉमी के, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम है क्या। देखें, ट्रंप चाहता ये था ट्रंप चाहता ये था कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको जल्दी से वापस बुला लिया जाए जो दुनिया में बिखरी हुई हैं। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि जो इकोनॉमी की उनकी जो जो एक बजट है, वो एक ख़ास बजट जो है वो वहाँ लग रहा था डिफेंस का, ठीक है। और किसी हद तक वो कामयाब भी हुआ, ठीक है। अब आप ज़रा एक बात देखें, 27 ट्रिलियन का नेशनल डेट है यूनाइटेड स्टेट्स पे, किसी मुल्क में इतना नेशनल डेट नहीं है। 27 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, US डॉलर्स। तो वो कैसे, और वो आप देखें तो वो रोज़ पर रोज़ बढ़ता जा रहा है। और औसतन एक फी का जो अमेरिकन है उसके ऊपर 81,000 का जो है वो कर्जा है। तो वो यूएस कौन अदा डॉलर की करेगा? बात कर रहे हैं आप, US डॉलर की 81,000 मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं ठीक है। बिल्कुल US डॉलर की बात कर रहा हूँ। वो कैसे अदा होगा, क्योंकि जब इसी तरह का डेफिसिट होगा तो वो कभी भी मेरे ख्याल में अदा नहीं हो सकता, वो कुछ और ही होगा, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी के हवाले से ताहिर और कोविड के हवाले से एक बात आपको देखनी होगी, पूरी दुनिया में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि US में हुआ ये कि आप जब इकोनॉमी आपने जब बंद करी, तो मेरी एक बात हो रही थी रिसेंटली, पिछले वीक एक न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट ऑनर से, उन्होंने कहा कि भाई मामला यहाँ पर ये है कि जो रेस्टोरेंट बंद हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, उनमें से 30% रेस्टोरेंट जो है वो कभी भी नहीं खुलेंगे। तो ये इस तरह की, ये बहुत अलार्मिंग बात है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हुई है वो इस तरह क्रिएट हुई है कि कुछ चीज़ें परमानेंट रहेंगी। अच्छा, अब उसको कुछ चीज़ों ने बढ़ावा दिया, अब आप चीज़ें जोड़ते जाएं। ब्लैक लाइव्स मैटर्स की जो पूरी कैंपेन चली, जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड को जो है वो फिर आपको पता है वो पुलिस स्टेट बन गई थी और सारा सब कुछ हुआ, उसकी वजह से वो चली। तो वो जो अफ्रीकन अमेरिकन में जो गुस्सा था, वो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई है, वो भी उसके साथ जुड़ गई, वो पॉलिटिकल फैक्टर भी आ गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये मामला जो है वो एग्रेवेट होता ही चला गया। अगर आप देखें मजमूई तौर पर तो 3 साल के दौरान, पिछले 3 साल के दौरान, कोविड से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी में वो बहुत बेहतर थी, क्योंकि वो आए थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ, और उन्होंने किसी हद तक जॉब्स जो हैं वो अमेरिका में दोबारा भी लेके आए थे, वो मैक्सिको से और यूरोप की दूसरे कंट्री से। लेकिन उनकी सारी एफर्ट्स पे पानी जो फेर दिया वो कोविड के क्राइसिस ने फेर दिया, क्योंकि देखें क्राइसिस इतना बड़ा था कि वो सब कुछ जो है वो रिवर्स हो गया। और अब रिकवर अगर वो कर भी रहे हैं तो वो आपको पता है नवंबर तक वो कितनी रिकवरी हो जाएगी। वी ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, अभी खत्म नहीं हुआ, ये वैक्सीन जब तक नहीं आएगी ये इसको खत्म नहीं कह सकते।
तो वो उनका ये हुआ, और जो बाइडेन उसके ऊपर जो है वो पूरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में उस पर जो है वो यही बात पॉइंट आउट करते चले गए कि देखें अभी करंट ये फिगर्स हैं, अभी करंट ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो इसीलिए कर रहे थे कि उनको पता है कि जो हालात हैं अभी अमेरिका के वो है वो ख़राब है, और उनका वो पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जो बाइडेन का कोई इकोनॉमिक प्लान देखें तो कोई इकोनॉमिक प्लान आपको नज़र नहीं आता। टैक्स रिफॉर्म्स की जब बात हुई तो वो कह रहा है कि मैं टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स और बढ़ा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कम रखा था, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता है कि जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम होता है तो बिजनेसेस मजीद इन्वेस्ट करते हैं, मजीद एक्सपेंशन होती है। ये एक थ्योरी, एक डिबेट है, हमेशा से चली आई है इकोनॉमी में, ठीक है। जो बाइडेन का मानना ये है कि जो उनकी फिस्कल पॉलिसी है, यानी टैक्सेशन की जो पॉलिसी रहेगी वो ये रहेगी कि वो टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स मजीद बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट बड़े टैक्स देंगे। देखें फिगर्स ये हैं कि 90 जो कंपनीज है जो फॉर्च्यून 500 में है अमेरिकन, वो उन्होंने एक सिंगल पेनी भी टैक्स नहीं दिया। अब ये पिछली ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोताही है कि वो उन्होंने इस तरीके की फिस्कल पॉलिसीज रखी, इस तरीके की जो है वो लेजिस्लेशन की कि ये जो है ये कंपनी 90 कंपनी जो है वो फॉर्च्यून 500 में जो आती हैं वो टैक्स से बच गई, वो टैक्स उनको अदा ही नहीं करना पड़ा। और ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो कॉर्पोरेटोक्रेसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, एक आम आदमी टैक्स देता है और जो है जो बड़ी कॉर्पोरेशन है वो रूल्स एंड रेगुलेशन और अच्छे लॉयर्स हायर करके बच के निकल जाते हैं। इसको मेंशन किया है जो बाइडेन ने। अच्छा, ट्रम्प को ये मॉडल सूट करता था एज ए बिजनेसमैन, तो उसने चलने दिया, उसने मजीद टैक्स जो है वो कट्स दिए। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि इस डिबेट में सुपरफिशियल बात हुई है। अभी जो मजीद डिबेट्स होंगी उसमें हम मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ तक बात रही। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है, मैं आगे बढ़ता हूँ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्चर है दुनिया में वो ये है कि वो बहुत हॉकिश सा बंदा है, लेकिन इसके बरक्स अगर इनका आप रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका ने इनके 3 सालों में कहाँ हमला किया, कौन से कंट्री में हमला किया, आप मुझे नाम बता दें। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इनके रिकॉर्ड रहा, नॉर्थ कोरिया से जब हुआ अमेरिका का मामला तब भी जाके निगोसिएशंस हो गई। एक बड़ा वाकया हुआ है मेरी नज़र में जो कि कासिम सुलेमानी का मामला था, जो कि ईरान के आर्मी के चीफ थे जिनको जो है अटैक किया गया अमेरिका ने और इराक में उनकी असैसिनेशन हुई। उस वाकये के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पूरे टेन्योर में आप मुझे बता दें कोई वाकया हुआ जिसमें ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कोई आपने बॉम्बिंग की हो, इस तरह का कोई भी नहीं। तो इनका पोस्टर बड़ा हॉकिश सा था, लेकिन इनका रिकॉर्ड बड़ा डविश सा है। अच्छा, इसके बरक्स जो ओबामा का जो पोस्टर था वो बड़ा डविश सा था, हिलरी क्लिंटन उनकी सेक्रेटरी थी और ये थी। लेकिन हुआ क्या, आप रिकॉर्ड पे बात हो रही है ये कि 8 कंट्रीज को उन्होंने बॉम्बिंग की है 8 कंट्रीज के दौरान, और जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, ये मत भूलिए आप, जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, 8 कंट्रीज को बॉम्बिंग हुई है। और उनका पोस्टर अभी तक जो है वो ये कि बड़ा डविश सा है, डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ी डविश सी है इस मामले में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिनका पोस्टर बड़ा हॉकिश सा है, लेकिन हुआ ये कि वो कहीं नहीं हुआ। एक सुलेमानी का वाकया हुआ है, वो भी आपको पता है, वो बड़ा हाई प्रोफाइल वाकया था, लेकिन वो समहाउ वो भी जो है वो किसी तरीके से मैनेज हो गया। फॉरेन पॉलिसी पे ट्रंप का जो स्टाइल रहा वो पुतिन के साथ भी वो बड़े आराम से जाके बैठ जाते थे, और उसमें बहुत तनकीद हुई कि आप रशिया के साथ जाके बड़ा आराम से बैठ रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने बोला कि लोगों को बोला कि ये कोविड का सारा जो बाइडन ने बोला कि आप सारा का सारा वो चाइना पे डाल दें कि चाइना की तरफ से आया। उसने सिर्फ बातों की हद तक तो ये रखा, लेकिन उसके अलावा जो है वो आगे कोई बात नहीं की, ठीक है, उसने बातों की हद तक। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में एक और जो बात आपको नजर आएगी जो कि इकोनॉमी से भी जुड़ जाती है, वो ये है कि चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी ट्रम्प ने। अब ट्रेड वॉर का ट्रम्प का ये आइडिया है कि चूंकि उनको ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, ट्रम्प का ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो कि हो रहा है चाइना के मामले में, कि इकोनॉमी और जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कनेक्ट हो रही है इस मामले में। उसकी वजह ये है कि जो ट्रम्प ये चाह रहा था कि अमेरिका में जॉब्स, न सिर्फ जॉब्स वापस आ जाएं, बल्कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये हो जाए कि वर्ल्ड्स पुलिसमैन का जो इन पे लेबल लगा हुआ है कि वर्ल्ड्स पुलिसमैन है, हर जगह जाके इंटरफेरेंस करते हैं, वो खत्म हो जाए। वो बारहा ये बात करते आए। जबकि जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी की ये थी कि उन्होंने मजीद चीजें जो है वो उन्होंने अपने एरा में जो है फैला दी थी, और उसमें लीबिया का वाकया खास तौर पर है, बेनगाजी सबको याद है, ठीक है। तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी यही थी कि वो अमेरिकन फोर्सेस को दोबारा से बुला लें, और ठीक है जो और उनका बजट जो है वो कम लगे बाहर इंटरवेंशंस पे और इस पे उस पे, और उनको वही पैसा अंदर रखे। देखिए, मैं एक किताब थी अमेरिकन में, आपको हवाला दे देता हूँ, थॉमस फ्रीडमैन की है, एक ज्यूइश राइटर है, बड़े जबरदस्त न्यूयॉर्क के। उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट यूज्ड टू बी अस, उस व्हाट वेंट रॉन्ग विद अमेरिका, उसका सब टाइटल था। ठीक है, टाइटल फिर से बताइए क्या था बुक का? वो थॉमस फ्रीडमैन राइटर है और उसका बुक का टाइटल है दैट यूज्ड टू बी अस, दैट यूज्ड टू और बी उसका अस। सब टाइटल, ठीक है हाँ, और उसका सब टाइटल है व्हाट वेंट रॉन्ग विद अमेरिका। उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसको तकरीबन 3
ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, लेकिन अमेरिका के पास इतना तौफीक नहीं है कि वो यहाँ पे ये जो डेफिसिट है इंफ्रास्ट्रक्चर का उस पर लगाए, बल्कि वो बाहर जाके जो है इस जंग में इन्वॉल्व हो रहा है, उस जंग में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये तो वहाँ के अंदर की वॉइसेस आ रही हैं, और बड़े पैट्रियोटिक राइटर हैं, लेकिन वो भी लिखने पे मजबूर हो गए हैं कि अमेरिका जो है वो इधर उधर इंटरवेंशन कर रहा है और जो घर में पैसे लगाने हैं वो लगा ही नहीं रहा। अच्छा, मैं अफगानिस्तान वॉर की आपको बात कर दूं, क्यों ट्रम्प की बात जो है वो वैलिड है इस मामले में कि वापस आना चाहिए हमें वर्ल्ड पुलिसमैन वाले रोल से। सिर्फ अफगानिस्तान की वॉर पे अभी तक जो है वो 780 बिलियन डायरेक्ट स्पेंडिंग हुई है, और आपको पता है 19 साल बाद वो वैसे के वैसे निकल रहे हैं। तो वो जो मकूला है एक उर्दू में कि ना सनम मिला ना खुदा मिला ना विसाल सनम, आखिर में बात यही है कि हुआ क्या, हासिल रसूल क्या है, कुछ पता नहीं है, और इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। अच्छा, एक बात आपको नोट करनी होगी ताहिर, यहाँ पे देखें, जो जो कैपिटलिस्टिक मॉडल अमेरिका चला रहा है उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप एक बात मुझे इसका जवाब दें कि जब तक आप जंग नहीं करेंगे तो आपकी जो असला साज कंपनियां हैं जो असला बनाती हैं, जिसे अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जब तक आप जंग नहीं करेंगे उनका असला नहीं बिकेगा, और जब तक उनका असला नहीं बिकेगा तो ठीक है, उनकी उनके कैसे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो आप ये सीधा सा कनेक्ट करें, अगर बेसिकली जो इसमें अल्टीमेट विनर है इस पूरी इक्वेशन में वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो डोनर भी है डेमोक्रेटिक पार्टी के भी और रिपब्लिकन पार्टी के भी। ठीक है। तो ताहिर, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा मामला हम बताते जाएंगे। अभी पहली डिबेट हुई है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं हुई, सुपरफिशियल सी डिबेट हुई है, सतही तौर पर चीजों को टच किया गया है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसको डीप में बताएंगे कि और क्या होगा। और आखिरी बस बात करता चलो इस हवाले से, ट्रम्प ने इस बात का इंदिया दे दिया है इसमें कि अगर कुछ भी हुआ, बैलेटिंग के थ्रू जो होता है वोट, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं इस इलेक्शन को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वक्त और हालात क्या करवट लेते हैं, और ये जो इलेक्शन है अल्लाह करे कि ये खैर खैरियत से हो जाए, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि यूएसए के जो इलेक्शन होते हैं उसका मतलब यानी इनके जो रिजल्ट्स होते हैं और पूरी दुनिया का जो दीगर हालात होते हैं वो इनका सबका इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर दारोमदार होता है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। थोड़ी सी एक बात आपके जाने से पहले, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर से कॉन्फ्लिक्ट ने सर उठा लिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब क्या सिचुएशन है वहाँ पे और ये क्यों हो रहा है? ताहिर, जहाँ तक मामला आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान है, ये साउथ कॉकसस का रीजन लगता है, ठीक है, वेस्ट एशिया है बेसिकली, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये पहले सोवियत यूनियन के अंडर में आता था, ये रीजन जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस रीजन का बेसिकली खास प्रॉपर नाम है, हाँ, इसका नाम है नगोर्नो काराबाख। ये जो इलाका है ये बेसिकली सोवियत अंडर में आता था, और जोसेफ स्टालिन आप जानते होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत है, उन्होंने इसको इंडिपेंडेंस हैसियत दी हुई थी। हुआ ये कि जब सोवियत यूनियन टूटा है 1989 में, उससे पहले 88 में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बर्पा हो गया। असल में यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है वो ये हिस्सा लेजिटिमेटली अज़रबैजान का है, ठीक है, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है ज्यादातर वो आर्मीनियन है बेसिकली, तो बेसिकली आर्मीनियन पॉपुलेशन है ज्यादा, रीजन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अज़रबैजान का है। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 88 में हुआ था, 1988 में, उसके बाद 1994 में हुआ दोबारा से, फिर 2016 में भी 4 दिन की झड़पें हुई इनके दरमियान, और ये चलता रहता है। अभी अच्छी बात यह है कि इसमें रशिया, फ्रांस, अमेरिका और ईरान और ये सब सालिसी के तौर पर जो है वो कूदे हैं इस मामले में, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो है वही रिजॉल्व हो जाएगा। काफी कॉम्प्लेक्स मामला है, और कॉकासस रीजन में, और मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे दूं, ये सिर्फ मामला जो है वो जियोपॉलिटिक का भी नहीं है। इसमें बेसिकली होता यह है कि कैस्पियन सी के थ्रू, अज़रबैजान के थ्रू जो है टर्की को जो है वो गैस की पाइपलाइन जानी है, तो टर्की जो है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को, और उसकी वजह से पाकिस्तान भी अब अज़रबैजान की तरफ अपना वेट डाल के बैठा हुआ है, और ईरान, रशिया और बाकी जो रीजनल कंट्रीज है वो आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन होगा ये कि सालसी क्योंकि कूद पड़े, और इतना बड़ा दोनों कंट्रीज नहीं है, एक कंट्री की आबादी मेरे ख्याल में 3 मिलियन है और एक 9 मिलियन के करीब छोटे छोटे दो मुल्क हैं, आपस का जो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में सालसियों की मदद से जो है वो ये रिजॉल्व हो जाएगा। मजीद इस पे जो डेवलपमेंट होगी उस पर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मामला इसमें और भी चीजें इसमें फैक्टर है, गैस पाइपलाइन का मामला भी है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी है जो कि चला आ रहा है, और टर्की की तरफ से एक जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ऐसा जो इंडिया दिया गया है कि ये कोई क्रिश्चियन मुस्लिम टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि ओल्ड
जो ऑटोमन के जमाने में भी हुआ करता था जबकि उस इसके तरीके से। जो तो ऐसी फैक्टर्स बात हैं वो रिलीजियस नहीं है आपके ख्याल में, सोशियो इकोनॉमिकल है? सोशो इकोनॉमिकल है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अभी फिलहाल तो बिल्कुल सोशो इकोनॉमिकल है, और वो सोवियत एरा का मामला है बेसिकली। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो सोवियत यूनियन ने इसकी जो हैसियत रखी थी वो सोवियत अजरबैजान के नाम से रखी थी, और सोवियत आर्मेनियन के नाम से रखी थी। ठीक है, ठीक है। जब ये टूटा है तो आर्मेनिया का मानना यह है कि इस रीजन को, नागोर्नो और काराबाग को जो है वो आर्मेनिया का हिस्सा बना दिया जाए, ना कि क्योंकि इसकी आबादी जो है वो आर्मेनियन है, लेकिन चूंकि यूएन और इंटरनेशनल जो बॉडी है वो रिकॉग्नाइज ये करती है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है जो ज्योग्राफिकली, तो ये थोड़ा सा मामला है। और इसका एक बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया 88 में शुरू हुआ, 94 में भी हुआ, 2016 में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और अभी हुआ है। अभी ये कि कुछ कैजुअलिटीज हो गई जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन टाइमली जो है वो सालसी कूद पड़े, तो उम्मीद ठीक ये है है कि आने वाले दिनों में ये, बल्कि वीक्स में जल्दी से ये हल हो जाएगा मामला। उम्मीद तो यही सलमान, है। थैंक यू सो मच। फिर आपने एक मरतबा फिर जो है वो तमाम न्यूज़ के ऊपर हमें अपडेट्स दिए, अपना तज्जिया दिया, और हमारे नाज़रीन बहुत शौक से सुनते हैं आपके तज्जियों को, और माशाल्लाह उनमें बड़ी डेप्थ होती है। सलमान का ट्विटर हैंडल आप इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ज़रूर आप अगर इनसे किसी मौके के ऊपर रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। सैयद सलमान शाह, थैंक यू सो मच। हम आप आगे हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर आपको फिर दावत देंगे और इसी तरह आपसे तज्जिया लेते रहेंगे। थैंक यू।